अभी तक हम लोग क्या क्या देखे थे इस चैप्टर में? इस चैप्टर में क्या क्या देखने को मिला हम लोग को? सबसे पहले कि मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, उसके ग्रंथों के बारे में जानना है। तो मुगल साम्राज्य के जानने के लिए हम लोग क्या क्या किए? सबसे पहले अभी तक मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बाबर। इनके बारे में पढ़ लिए। हुमायूं के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर और जहांगीर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? अब अकबर और जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम लोग बाबर को फिर से देख लेते हैं। बताओ बाबर कहाँ से आया हुआ था? तो ये मध्य एशिया में स्थित फरगाना जगह से आया हुआ था। ठीक है, बताओ जब इसके पापा की मृत्यु हो गई थी, पापा का नाम क्या था? इसके पापा जी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, जो कि कौन से वंश से थे? तैमूर वंश से। और इनकी मम्मी का नाम क्या है? कुतलुग निगार खानम, जो कि कौन से वंश से है? मंगोल वंश से है। ठीक है, अब जो इनका बच्चा है, जब इनके पापा की मृत्यु हो गई तब ये राजगद्दी पर बैठते हैं। फरगाना क्षेत्र के राजगद्दी पर ये कब बैठते हैं? तो 1494 ईस्वी में। तब इनका उम्र कितना था? मात्र 12 साल। 12 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठते, लेकिन इनके अपने ही लोग क्या करते हैं? इनको वहां से भगा देते हैं। तब ये भाग कर कहाँ थे? काबुल। और काबुल में अपना साम्राज्य स्थापित करते। कब? तो 1504 ईस्वी में काबुल पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। और भारत में एंट्री कब करते हैं ये? तो 1526 ईस्वी में। कौन से युद्ध के बाद? तो पानीपत के युद्ध के बाद ये एंट्री करते हैं। तो वही सब चीजें हम लोग क्या किए थे इसमें? कल हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? कैसे जगह के कैसे युद्ध हुआ पानीपत में, कैसे इब्राहिम लोदी को हराया गया। ठीक है, उसके बाद जब बाबर हमारे यहाँ आए थे तो टोटल अपने लाइफ में कितना? 4 लड़ाई लड़े थे। कौन कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, चौथा घग्गर का युद्ध। बताओ पानीपत के युद्ध में बाबर किसको हराते हैं? इब्राहिम लोदी को। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को। और चंदेरी के युद्ध में मोदनी राय, मतलब अन्य राजपूत संगठनों को। और घग्गर के युद्ध में अफगानों को। बहुत बढ़िया, महमूद लोदी और अफगानों को। ठीक, तो ये सब चीज हम लोग क्या कर चुके थे? कल पढ़ चुके थे एक एक करके सबके बारे में। अब देखेंगे हम लोग हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में क्या देखे थे शिवानी? हुमायूं के बारे में क्या देखे थे हम लोग? इसका शासनकाल को 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला कौन सा? 1530 से लेके 1540। उसके बाद शेरशाह सूरी का शासन आता है। उसके बाद फिर से जब ये आते हैं तो 1555 से लेके 1556, 1 साल तक रहता है। क्या जाने थे इनके बारे में? कि बाबर के बाद ये हुमायूं मुगल वंश का शासक बना। ठीक है, जो अगले 10 साल तक शासन को अच्छे से चलाया। लेकिन क्या हुआ? चौसा का युद्ध और कन्नौज के युद्ध में हार जाने के कारण। बताओ चौसा का युद्ध और कन्नौज के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। इस हार के बाद हुमायूं बचकर किसी तरह जान प्राण बचा के कहां भाग गया? ईरान भाग गया। वहां अपने आप को मजबूत किया। और उसके बाद कब? 1555 ईस्वी में फिर से वापस आता है। तब तक शेरशाह सूरी क्या होता है? मर जाता है। इनके बाल बच्चा इनके साम्राज्य को संभाल रहे थे। ठीक है, अब 1555 में जब ये भारत वापस आते हैं और इनके वंशजों के ऊपर हमला करके उन्हें हराते हैं और अपना मुगल शासन फिर से स्थापित कर देते हैं। लेकिन 1 वर्ष के बाद क्या हुआ? जब ये लाइब्रेरी जा रहे थे तो सीढ़ी से फिसल जाने के कारण चोट लग गई और ये मर गए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। इस युद्ध के 1 वर्ष के बाद हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अचानक मृत्यु हो जाने के कारण अभी अपना साम्राज्य खड़ा किए थे। अब इनका फिर से साम्राज्य क्या होने लगा? डगमगाने लगा कि अब राजा कौन बनेगा? राजा कौन बनेगा? तो इनका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? अकबर। क्या नाम था? अकबर। अब अकबर को यहाँ पे राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। उस टाइम मात्र अकबर कितने साल के थे? तो मात्र ये 13 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? मात्र 13 वर्ष के। ठीक है, अब जैसे ये राजगद्दी पे बैठ गए तैसे अगल बगल लोगों को मौका मिल गया कि अरे अब तो हुमायूं चला गया, उसका जो बच्चा है क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, उसका उम्र भी बहुत कम है अभी। तो बहुत से लोग यहाँ पे लड़ाई के लिए दौड़ गए। लेकिन इन्हीं का एक सेनापति आता है जिसका नाम है क्या? सेनापति का नाम कहीं लिखा होगा, ध्यान से हट जा रहा है। बैरम खां करके उसका नाम है शायद। ठीक है, बैरम खां जो कि अकबर के बहुत सपोर्टिव आदमी थे। ठीक है, और
बस अकबर के नाम पर अपना साम्राज्य वो चला रहे थे। बस सब कोई बोलता था अकबर राजा, लेकिन सारा कानून, सारा कोई भी डिसीजन लेना वही बैरम खां ही देख रहे थे। ठीक है, अब जैसे जैसे ये क्या हो गया, मजबूत होते चले गए अकबर, उसके बाद ये अपना सारा शासन प्रणाली अपने हाथ में ले लिए, तब जाके ये बच पाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था इनको। तो क्या क्या लिखा हुआ हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखते हैं कि हुमायूं के बाद अकबर मुगल शासन संभाला। ठीक है, अकबर 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा था। इस दौर में मुगल साम्राज्य हिंदू कुश तक फैला हुआ था। हिंदू कुश का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? जैसे अगर हमारा ये भारत पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है? भारत। ऊपर वाले एरिया में क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय। और हिमालय इधर से जाते 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 यहाँ पे जैसे हिमालय है, जो पहाड़ है, इस एरिया में केवल बर्फबारी होती है, इधर नहीं होती है। तो इस पहाड़ का नाम रखा हुआ है हिंदू कुश पर्वत। अब ये है कहाँ? तो ये हमारा पाकिस्तान वाला एरिया है, ये हमारा अफगानिस्तान वाला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने के लिए बीच में एक पहाड़ है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। आखिर मुगल शासक लोग पहले हमारे यहाँ आक्रमण करने क्यों नहीं आते थे? तो यही सोच रहे हिंदू कुश पर्वत कौन पार करेगा उतना, क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान तो एक में ही था, इतना बड़ा ये पहले भारत ही था, तो उधर कौन पार करेगा हिंदू कुश पर्वत। और हिंदू कुश पर्वत के नाम के कारण ही इस पर्वत के ये साइड रहने वाले लोग का नाम क्या पड़ा? हिंदू पड़ा। क्या पड़ा? हिंदू। बाकी हिंदू कोई हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। हम लोग के ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? सनातन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सनातन। लेकिन इस पर्वत के कारण इधर के वाले लोग हम लोग को नाम दे दिए क्या? हिंदू। हिंदू। ठीक है, और इस क्षेत्र को क्या बोलते थे? हिंदुस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदुस्तान बोलते थे। तो वही बोल रहा है कि अकबर कहा इस दौर में मुगल साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत तक क्या था? फैला हुआ था, एकदम यहाँ तक पूरा का पूरा ये फैला हुआ था। ठीक है, अगला है कि गेट लॉक कर देना एक बार। अगला है कि अकबर ने अपने साम्राज्य में उपस्थित सभी प्रकार के धार्मिक भेदभावों का समाप्ति कर दिया। भले अकबर अनपढ़ था, ये क्या था? अनपढ़, लेकिन फिर भी ये जानता था जो इंसान धर्म को ज़्यादा वैल्यू देता है उसके ऊपर फिर क्या होता है, जिसको कट्टरता बोलते हैं, वह हावी हो जाता है। और जब भी किसी के ऊपर कट्टरता हावी हो जाए तो वह दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता, उसे युद्ध बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हाँ, कट्टरता का मतलब होता है किसी अपने धर्म को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना, और अपने धर्म को इतना वैल्यू देना कि बगल वाले धर्म को एकदम बोलना कि एकदम बेकार है। ठीक है, तो ये जो भेदभाव होता है ना, तो उसी को ये थोड़ा सा समझते थे, इसलिए क्या करते थे, किसी भी धार्मिक भेदभाव को, जो भी था कि तुम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, तुम सिख है, ठीक है, तो इस भेदभाव को ही ये क्या कर दिए? हटा दिए। सभी धर्मों को एक जैसा मानते थे ये। ठीक है, और एक टैक्स है, एक टैक्स का नाम है जजिया कर। ठीक है, जो लिया जाता था मुस्लिम शासकों द्वारा लिया जाता था। क्यों लिया जाता था? ताकि जो भी मुस्लिम शासक थे वो जजिया कर लेते थे, ताकि जो मुस्लिम लोग नहीं है वो उनकी रक्षा हम कर सके। इसका कहने का मतलब है जजिया कर वही देते थे जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे। गैर मुस्लिम कहने का मतलब है जो मुस्लिम नहीं है, कोई और है। क्यों देंगे ये कर? तभी राजा उनकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। ठीक है, तो ये टैक्स मतलब गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। तो वो क्या कर रहे थे? बाबर इसको समाप्त कर दिए थे, क्योंकि ये सभी को एक जैसा ये मानते थे। वही लिखा हुआ है आगे कि किसानों के लिए कर व्यवस्था को आसान किया। किसान जो थे ना, उनके लिए कर को बहुत अच्छा से कर दिया। ज़्यादा दिक्कत होगा जाओ कर को माफ़ भी कर देंगे। तो वही लिखा हुआ है कई मुश्किल स्थितियों में कर माफ़ भी किया गया। इन्हीं सब कार्यों की वजह से अकबर एक महान बादशाह बनकर उभरा और अपने कार्यों द्वारा प्रजा का दिल जीत लिया। मतलब अच्छा था, जो भी बोले अकबर सभी के दिलों में क्या करता था? राज करता था। अगला है कि अकबर ने 1605 ईस्वी तक शासन किया और उसकी मृत्यु के बाद अगला उसका जो राजपाट है संभाला कौन? उसी का बेटा जिसका नाम है जहांगीर। आई बात समझ में? अकबर का मृत्यु बस ऐसे ही बूढ़े हो जाने के कारण इसका हो गया था। ठीक है, फूड पॉइजनिंग के वजह से हुआ था। ठीक, तो क्या क्या देख लिया हम लोग इसमें अभी तक? अकबर के बारे में क्या क्या पढ़े? तो अकबर कितने वर्ष की आयु में राजगद्दी पर आया था? 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा था। जब अकबर के शासनकाल में हिंदू कुश पर्वत तक क्या था? इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, और यह सभी धर्मों को एक जैसा मानता था। इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था और इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1605 ईस्वी में हुई थी। कितने ईस्वी में? 1605 ईस्वी में हुई थी। और इसके मृत्यु के बाद इसका बेटा जिसका नाम है सलीम, क्या नाम है? सलीम। सलीम जो अपने आप को जहांगीर बोला करता था, वो अगला राजगद्दी पर बैठ जाता है।
ठीक है, तो ये था अकबर के बारे में। और भी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में उतना पढ़ना नहीं है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 1 महीना लग जाएगा, ख़त्म नहीं होगा फिर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगला जो राजा आता है कौन आता है? जहांगीर। कब आता है? तो टाइमिंग देखो 1605 से लेके 1627 के बीच में। देखो इसका एक अलग कहानी है। अगर तुम लोग अकबर बिरबल जो सीरियल आता है अगर वो देखे होगे तो इसमें बहुत हंसी का पात्र इसको बना दिया गया, मतलब मोटा मोटा था, पूरा हंसते उससे रहता था सलीम। तो देखो सलीम की कहानी अलग है। जब 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हुई थी तो इससे कुछ वर्ष पहले ये क्या कर देता है? बगावत कर देता है। बगावत कहने का मतलब है यह सरकार का विरोध कर देता है, मतलब राजा का विरोध कर देता है, मतलब विद्रोह कर देता है, अपनी सेना लेके भिड़ जाता है कि नहीं अब हम राजा बनेंगे। आए बस समझ में, अपने पापा को हटाने का ये कोशिश करता है। तब तक क्या हो जाता है? इनके पापा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और थोड़ा इसका विद्रोह भी थोड़ा शांत हो जाता है और फिर खुद ये राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो इसका नाम बचपन का नाम था सलीम। ठीक है, इसको एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो नाम अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया या जहांगीर कर दिया। क्या कर दिया? जहांगीर। ठीक है, अब ये जहांगीर जो है वह शादी करता है एक औरत से जिसका नाम क्या है? नूरजहां। क्या नाम है इसका? नूरजहां। नूरजहां से शादी करता है। कब करता है? जब ये बाबू 20 साल का था तब ये जाके नूरजहां से शादी करता है। मात्र 20 साल की आयु में क्या करता है? नूरजहां से यह शादी कर लेता है। और नूरजहां एकदम चालाक औरत थी, बोले तो एकदम चालाक औरत थी। कहां से? तो वह नूरजहां जो थी वह ईरान से थी। कहां से थी? ईरान से थी। ठीक है, और 20 वर्ष की आयु में ईरान के आयु ही ये नूरजहां से वह शादी कर लेता है। कौन? जहांगीर। ठीक है, अब देखा जाता है कि जैसे जहांगीर राजगद्दी पर बैठा हुआ है तो वहां पे जितने भी नौकरशाह हैं, नौकरशाह कहने का मतलब है कि उस राज्य में जितने भी ऊंचे ऊंचे पद पे लोग बैठे हुए हैं मैक्सिमम लोग ईरान से हैं। इससे ये पता चलता है कि नूरजहां का थोड़ा वैल्यू वहां पे ज़्यादा था, इसका ज़्यादा सुना जाता था, ये ज़्यादा उसका सुनता था, इसलिए ईरान के लोगों को ऊंचे ऊंचे पद यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हम लोग को आगे में पढ़ना है। अब बताओ नूरजहां किसकी बीवी थी? तो जहांगीर की बीवी थी। ठीक है, कहाँ से थी यह? तो यह ईरान से थी। जहांगीर कितने वर्ष की आयु में विवाह कर लिया था? 20 वर्ष की आयु में क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं किसके बारे में? शाहजहां के बारे में। ये इसका कहानी तो लगभग सबको पता होगा। शाहजहां जिसने ताजमहल का क्या किया था? निर्माण करवाया था। जब इनकी बीवी की मृत्यु हो गई थी तो उनके याद में क्या करता है? तो ताजमहल का निर्माण करता है। यही है उनकी बीवी मुमताज महल। क्या है? मुमताज महल। क्या लिखा हुआ है? एक बार टाइमिंग इसका देखोगे सब, टाइमिंग बोलो क्या लिखा हुआ है? तो 1627 से लेके 1658 ईस्वी तक शाहजहां क्या करता है? शासन करता है। इसका भी बचपन का नाम है। बचपन का नाम क्या है इसका? तो इसका बचपन का जो नाम है वह है खुर्रम। क्या नाम है इसका बचपन का नाम? तो बचपन का नाम इसका खुर्रम है। क्या है? खुर्रम। अब ये क्या करता है? तो ये भी राजगद्दी पे बैठ जाता है। क्या करता है? यह राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब जैसे राजगद्दी पे ये बैठ जाता है तो देखो क्या होता है। सॉरी मिस्टेक कर दिए, जो 20 वर्ष की कहानी थी ना, जो हम वहां पे बोल दिए थे, वो 20 वर्ष की कहानी यहाँ पे हो जाता आगे पीछे। तो शाहजहां 20 वर्ष की आयु में शादी किया था। ठीक है, वो जहांगीर नहीं किया था 20 वर्ष की आयु में शादी। ठीक है, ये किया था 20 वर्ष की आयु में शादी। ठीक है, किया कब था? तो किया था ये 1612 ईस्वी को किया था। कब किया था? तो 1612 ईस्वी को शाहजहां 20 वर्ष की आयु में क्या करता है? या शादी करता है। 20 वर्ष वाला कहानी यहाँ पे है। ठीक है, बाकी सारा कहानी उधर सही है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि उसका विवाह 20 वर्ष की आयु में किससे हुआ है? तो नूरजहां से हुआ है। और नूरजहां से हुआ है? नहीं, नूरजहां जहांगीर की बीवी का नाम है। नूरजहां के भाई, नूरजहां के भाई, और भाई का नाम क्या है इनका? आसफ खां। भाई का नाम क्या है इनका? आसफ खां की पुत्री क्या है? अब पुत्री का नाम क्या है इनका? आरजूमंद बानो। पुत्री का नाम क्या है इनका? आरजूमंद बानो। इनका शादी होता है। मतलब समझो, अगर रिलेशन की अगर हम लोग बात करें ना, जैसे बात करेगा हम लोग जहांगीर का, तो जहांगीर बहुत सारा शादी किया था। वो जहांगीर बहुत सारा शादी किया था, लेकिन उसका एक भी बच्चा नहीं था, केवल खुर्रम को छोड़ के, केवल शाहजहां को छोड़ के।
अब इसका जब शादी ब्याह हो जाता है, इसको राजगद्दी पे बैठा दिया जाता है। अब जब ये राजगद्दी पे बैठ जाता है तो इसका पहले शादी भी कर दिया जाता है 20 वर्ष की आयु में, ठीक है, किससे? और इसी का नाम बाद में जाके क्या पड़ा? इसकी आयु की कहानी ही अलग है। ये शाहजहां से बहुत बड़ी थी, ठीक है, बहुत बड़ी थी ये शाहजहां से। उम्र में गूगल करोगे सब कितनी वर्ष की आयु में मुमताज महल का शादी हुआ था, ठीक है। अगर हम लोग मुमताज महल का अगर रिश्ता का बात करें तो ये कौन है? तो ये शाहजहां का मोमेरी बहन है। मोमेरी बहन ही दिख रहा है ना, कि मतलब बताओ, अरे जहांगीर की बीवी का नाम क्या है? नूरजहां। नूरजहां के भाई की बेटी, नूरजहां के भाई की बेटी, हाँ, मेरी बहन से क्या करता है? शादी करता है, और उसका नाम क्या पड़ता है बाद में? मुमताज महल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और बाद में ये क्या करता है? तो ये दिल्ली का जो लाल किला है जिसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वो, ठीक है, आगरा का ताजमहल, ये सब का निर्माण कौन करवाता है? शाहजहां करवाता है। बहुत ज़्यादा खर्च होता है इसमें, इतना खर्च होता है कि कहना नहीं, ठीक है। बहुत से विदेशी यात्री यहाँ पे आए, देखे ये सब चीज़, वाह भारत में पैसा ही पैसा है, बहुत मस्त है यहाँ पे सारा कुछ, राजा इतना खर्च कर रहा है, ठीक है। सब लोग देख के खुश हुए, भारत में ये है, भारत में वो है। लेकिन जब वही भारत की गरीब जनता की ओर देखा गया तो पता चला जब यहाँ पे ताजमहल का निर्माण किया जा रहा था तब उस टाइम भारत में लाखों लोग भूखमरी से मर रहे थे। मतलब राजा को मतलब नहीं था कि जनता जिंदा है या क्या हो रही है, बस उसको अपने अय्यासी से क्या था? मतलब था। मतलब समझो, जब ये ताजमहल का एक साइड निर्माण हो रहा है तो दूसरे साइड लाखों किसान भूखे मर रहे हैं अकाल के कारण से, ठीक है, और राजा उधर ध्यान नहीं दे रहा है। अब खेती नहीं हुआ, अकाल पड़ गया तो, और राजा सारा पैसा इधर खर्चा कर रहा है, उधर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो लोग भूख के कारण मरबे करेंगे, ठीक है। तो अब ये था शाहजहां की कहानी। शाहजहां की बीवी का नाम क्या है? तो इनका मुमताज महल है, ये दिल्ली का लाल किला और आगरा में जो है ताजमहल, इसका निर्माण ये करवाते हैं। कहानी और भी बहुत सारी है लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट राजा जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब, इसका टाइमिंग कितना से कितना तक है? 1707 तक। 1707 में औरंगजेब की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अगर हम लोग बात करें औरंगजेब की कहानी की तो सबको ध्यान से सुनोगे कि औरंगजेब टोटल 4 भाई हुआ करते थे। कितने भाई हुआ करते थे? 4 भाई। अब 4 भाई में यहाँ पे रीति रिवाज ये था, भाइयों में बराबर बराबर साम्राज्य को बांट देना है ताकि उन लोग आपस में झगड़ा नहीं करे, ठीक है। तो इनके भाई में एक और भाई आ जाता है जिसका नाम है दारा शिकोह। क्या नाम है? दारा शिकोह। शायद हम दारा शिकोह जी के बारे में बताए होंगे। ये क्या किए थे? ये सिख धर्म के 9वें गुरु के पास जाते हैं और उनसे शिक्षा लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर थोड़ा सा क्या वो भावना था कि सारा राजगद्दी क्या हो? मेरे पास ही हो, भाइयों को नहीं दे, ठीक है। तो ये वो वाला भावना था इनके पास। और इन्हीं के भाई थे औरंगजेब। जब इनको पता चला कि हमारे भाई लोग ऐसे सोच रहे हैं तब ये क्या करते हैं? सभी के ऊपर हमला करके सबका मुंडा मुंडी काट के एक कर देते हैं और अब पूरे के पूरे साम्राज्य को अपने हाथ में ले लेते हैं। ये है कौन? औरंगजेब। ये कितने निर्दयी है, इतने निर्दयी है, इसके बारे में हम लोग एक कहानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि जब ये दारा शिकोह को हराए थे, ऐसा माना जाता है कि इनके पापा का नाम क्या है? शाहजहां। शाहजहां के थोड़ा पीरी कौन थे? दारा शिकोह राजगद्दी पे बैठे। अब जब औरंगजेब इन सबको हराया तो उसको लगा कि जो मेरे पापा जी हैं, शाहजहां जी जो है, वो क्या करेंगे? हमको जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम करेंगे, उससे पहले उनको जेल में डालो। क्या करो? उनको जेल में। अपने पापा को ये इंसान सबसे पहले जेल में डालता है, अपने भाई लोग को हराता है, ठीक है, और दारा शिकोह का गर्दन काट के थाली में सजा के अपने पापा के पास ले जाता है, गिफ्ट लीजिए पापा देखिए, ठीक है। इतना निर्दयी था कि अपने भाई का गर्दन काट के अपने पापा को दिखाने के लिए ले जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं। और बोले तो मुगल साम्राज्य का सबसे अगर कोई ताकतवर राजा की अगर बात करें तो ताकतवर में अभी हम लोग अकबर पढ़ रहे थे, और सबसे निर्दयी ताकतवर में बात करें तो हमारा पड़ता कौन? औरंगजेब पड़ता है। और इसी के वजह से पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि कैसे कैसे हुआ। तो यहां लिखा हुआ है कि इसे मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर शासक माना जाता है, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई शासक आए परंतु कोई भी अपना पूर्वजों जितना ताकतवर नहीं रहा। बहुत सारे राजा लोग आए, देखे थे ना वहां पे हम लोग कितने सारे राजा लोग आए थे, बोले थे सबके बारे में नहीं जानना हम लोग को। बहुत सारे राजा लोग आए, ज्यादा टाइम तक वो लोग टिके नहीं, और कोई टिका भी तो उतना ज्यादा ताकतवर था नहीं, ठीक है। धीरे धीरे मुगल शासन अपने पतन की ओर बढ़ने लगा। इसका एक मुख्य कारण यह था कि अंग्रेजी शासन का बढ़ता हुआ प्रभाव।
मतलब धीरे 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 क्या हुआ, मुगल साम्राज्य छोटा होते चला गया, खत्म होते चला गया। और इसका सबसे बड़ा कारण कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी और वो अपना पैर फैलाना शुरू कर दी थी और वही सबसे ज्यादा ताकतवर होते जा रही थी। अगला है मुगल शासन का सबसे अंतिम शासक अगर कोई है तो वह कौन सा है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। देखे थे ना उसमें बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको म्यांमार भेज के कब 1862 ईस्वी में इनकी क्या कर दी जाती है, ये मृत्यु हो जाती है। बीमारी की वजह से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब बोलोगे यहाँ पे कि आखिर इतना ताकतवर ये था ही तो फिर खत्म कैसे हो गया, इसके बाद वाला कर कोई राजा काहे नहीं आ पाया ढंग से। तो इसके पीछे कारण ये है, जब ये राजगद्दी पे बैठा तो जैसे अगर हमारा भारत यहाँ पे ये है, राजगद्दी पर जब ये बैठा तो ऊपर में सिख धर्म से झगड़ा कर लिया, 9वें गुरु को क्या कर दिया था, तो गर्म तवे पर भूंज दिया था। समझ रहे हो, 9वें गुरु सिख धर्म के 9वें गुरु को गर्म तेल पे भूंज दिया था। उनके बच्चों को दीवार में बोले तो हाँ मतलब चिपका के मतलब दीवार को पैक कर दिया था, मतलब बहुत सा अत्याचार किया था। अब इस सब करने की वजह से इसका सिख धर्म को मानने वाले लोगों से इसका क्या हो गया, दुश्मनी हो गया। और 10वें गुरु के रूप में आ जाते श्री गोविंद सिंह, जो क्या करते हैं, खालसा पंथ का निर्माण करके इसके साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। उधर दुश्मनी, इधर वीर शिवाजी आ जाते हैं। मराठा साम्राज्य के सबसे बहादुर राजा, सबसे नामी राजा वीर शिवाजी आ जाते हैं। इधर भी छोटे मोटे राजा आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारा छोटा मोटा यहाँ पे राजा। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ जाती है, अपना पैर फैलाने का कोशिश करती है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। और क्या करती, मतलब अब बताओ ये लोग कहाँ से आ जाते हैं अचानक से। तो इसके पीछे आने का कारण है ये धर्म को ज़्यादा वैल्यू देता था। औरंगजेब जो है वह धर्म को ज़्यादा वैल्यू देता था, कई मंदिरों को तोड़ देता था, कई हिंदुओं के साथ अत्याचार करता था। तो बताओ अगल बगल जो हिंदू राजा है या फिर कोई और धर्म का राजा है तो उसका तो खून खौलेगा ही, वो इसका विरोध करेगा ही। हम लोग अकबर में देखे थे, सभी धर्मों को लेकर वो एक साथ चलता था। तो जिस वजह से मुगल साम्राज्य में भी कई धर्म के लोग इसमें क्या हो चुके थे, जुड़ चुके थे। लेकिन औरंगजेब के इस हरकत की वजह से उन लोग भी क्या किए, औरंगजेब का विद्रोह कर दिए, ठीक है। तो जिसके वजह से बहुत युद्ध लड़ा, इतना युद्ध लड़ा कि कहना नहीं। और आखिरी में ये युद्ध के वजह से ही मरा, ठीक है। कोई युद्ध में लड़ रहा था तो थोड़ा सा घायल हो गया, 6 महीना बेड पे रहा, उसके बाद इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ऐसे करके इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जो बाद वाले जो राजा लोग आए वो आपस में लड़ते रह गए, हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे, और कोई अच्छा से टिक नहीं पाया। तब जाके यहाँ पे औरंगजेब की क्या होती है, कहानी खत्म हो जाती है, ठीक। तो ये थी राजाओं के बारे में हम लोग का। किसके बारे में थी, राजाओं के बारे में। हम लोग यहाँ पे जो 4-5 जो इंपॉर्टेंट राजा लोग था उन लोग के बारे में हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब हम लोग को राजा के बारे में यहाँ पे नहीं जानना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि मुगल साम्राज्य की राजधानी, इस चैप्टर का अभी के लिए लास्ट टॉपिक है ये, सुनोगे सब कोई, मुगल साम्राज्य की राजधानी। देखेगी बालिका, हल्ला नहीं, क्या है, तो मुगल शासन के दौर में राजधानियों का एक अलग महत्व था। मतलब मुगल शासक के दौर में यहाँ पे लिखा हुआ है राजधानियों का क्या था, एक अलग महत्व था। राजा जितना भी खर्च करता था अपने राजकोष से वो सारा का सारा कहाँ करता था, राजधानी के ऊपर। राजधानी को इतना भयानक बना के रखता था ये लोग, ताकि लोग दूसरे देश से जब लोग आते थे तो राजा का वाह वाह करते रह जाते थे। तो जहाँ भी इनका राजधानी हुआ है वह जगह बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। तो ये अपने दौर में टोटल कितने, 4 राजधानी बनाते हैं। कितने राजधानी बनाते हैं, 4 राजधानी। राजधानियों को सदैव ही विशेष रूप से देखा जाता था और यह मुगलों की शान को दर्शाता है। मुगल अपना शान किस रूप में दर्शाते हैं, तो राजधानी दिखा के, मेरा राजधानी में आ जाओ, इतना भयानक करके रखे उसको, ठीक है। अरे तभी ना देखते हम लोग आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, फिर क्या पड़ता है फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, हाँ, आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, आगरा में भी लाल किला है, ठीक है। दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण करवाया शाहजहां, ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां। लेकिन जो आगरा में भी एक लाल किला है और उसका निर्माण करवाता है अकबर करवाता है।
ठीक है। और फतेहपुर सीकरी में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा को देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, बहुत सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये सब का निर्माण ये लोग करवाते हैं। 4 बाग का निर्माण होता है दिल्ली में, ठीक है। इतना सारा चीज़ का निर्माण ये लोग क्यों करवाते हैं, तो अपने शान और शौकत को दिखाने के लिए। तो बताओ मुगल साम्राज्य की अभी तक राजधानी कितनी रह चुकी है, तो 4 रह चुकी है। कौन कौन सा रह चुका है, तो आगरा रह चुका है, उसके बाद फतेहपुर सीकरी रह चुका है, उसके बाद लाहौर रह चुका है, उसके बाद शाहजहानाबाद, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं। टोटल कितने राजधानी रहे हैं यहाँ पे, 4 राजधानी रहे हैं। कौन कौन सा, सबको बोलेगा। सबसे पहले आगरा, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर लाहौर, फिर शाहजहानाबाद। बात करेगा सबसे ज्यादा कौन सा राजा राजधानी को बदला था, तो सबसे ज्यादा राजधानी को बदलने वाला राजा कौन था, तो वह हमारा अकबर था। कौन था, अकबर था। इसके शासनकाल में 3 राजधानी को यह झेल चुका था। कौन कौन सा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, फिर उसके बाद जो शाहजहां आया वह राजधानी को कहां किया था, दिल्ली में जो शाहजहानाबाद है वहां पे किया था। अब हम लोग कल क्या करेंगे, इसके बारे में, इसके राजधानियों के बारे में एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है।